उसी वक्त आद्वित के कैबिन में किशोर धरतवाल जी आए। आद्वित, जो इस वक्त अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, उसने धरतवाल साहब से उनके वहां आने का रीजन पूछा। धरतवाल साहब भी सेरेनिटी प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है। वही वो आद्वित और एनॉर्मस अबोर्ड्स के साथ कई सालों से काम करते आ रहे हैं। कुछ देर तो धरतवाल साहब वैसे ही मुंह लटकाए खड़े रहे। फिर आद्वित को देखकर बोले, आद्वित, मुझे लगता है तुमने जो फैसला लिया है वो ठीक नहीं है। ये सुनते ही आद्वित ने अपनी नजरें लैपटॉप से हटाकर किशोर धरतवाल पर टिका दी। फिर वापस अपने लैपटॉप में देखते हुए उनसे पूछा, कौन सा फैसला किशोर जी? धरतवाल साहब ने कहा, आद्वित, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं कौशल की बात कर रहा हूँ। भले ही वो नीलेश गुप्ता का बेटा हो, पर वो पहली बार हमारे साथ काम कर रहा है। ऐसे में तुमने हम सब की राय लेने के बजाय। धरतवाल साहब कहते कहते अचानक रुक गए। तभी आद्वित ने कैबिन के दरवाजे की तरफ देखा और कुछ सोचकर कहा, आप सीधे ये क्यों नहीं कहते किशोर जी कि कौशल के हाथों में जो जिम्मेदारी मैंने सौंपी है वो आपको खलसी रही है? क्यों? सही कह रहा हूं ना मैं? धरतवाल साहब को आद्वित से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो थोड़ी गंभीर आवाज में बोले, आद्वित, मैं जानता हूं तुम समझदार हो, मगर इस बार यानी कौशल के मामले में तुम गलती कर रहे हो। कौशल फैसले सोचे समझे बगैर लेता है। उद्धरण चिन्ह। पर किशोर जी, मैं फैसले अच्छे से सोचने समझने के बाद ही लेता हूँ। थोड़ा तो विश्वास दिखाए मेरे विश्वास पे। आद्वित ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, जिसके आगे धरतवाल जी कुछ नहीं कह सकते थे। ये तो सच है कि आद्वित बिजनेस के फैसलों में गलतियां नहीं किया करता। धरतवाल साहब कुछ देर चुपचाप खड़े रहे और फिर कुछ सोचकर बोले, मैं सिर्फ ही जानता हूँ कौशल भी हम में से ही एक है, इसलिए ये फैसला उस पर छोड़ा जाना किसी भी दिशा से ठीक नहीं है। आगे तुम जैसा ठीक समझो। इतना कह के धरतवाल साहब जाने को हुए। तभी आद्वित ने उन्हें रोकते हुए कहा, क्या बात है धरतवाल साहब, आप तो कौशल गुप्ता के पीछे ऐसे पड़ गए हैं जैसे आपको उससे कोई डर हो। कहीं आपने ही तो। ऐसे कहते हुए आद्वित चुप हो गया, जबकि धरतवाल साहब उनका चेहरा मानो सफेद पड़ गया। इसका मतलब आद्वित सीधे ही उन पर इल्जाम लगा रहा है इन सब के लिए। धरतवाल साहब गुस्से में आकर बोले, आद्वित, जुबान संभाल के। तुम ऐसे ही किसी पर यूं इल्जाम नहीं लगा सकते। उद्धरण चिन्ह। आद्वित उनके गुस्से को देख धीमे से मुस्कुरा दिया, मैंने तो किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, पर आप जिस तरह से कौशल गुप्ता के खिलाफ खड़े हैं अब भी, और इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले भी, मैं क्या कोई भी यही सोचने पर मजबूर हो जाएगा? खैर, मैं समझता हूँ और आपको भी यही समझाऊंगा कि ऐसा बर्ताव करना करे कि बाकियों को भी आप पर शक हो। उद्धरण चिन्ह। आद्वित की कड़वी बातें सुनकर धरतवाल साहब नाराजगी से वापस जाने लगे कि तभी आद्वित ने एक बार फिर कहा, एक चीज और जो मैं आपको इंसिस्ट करना चाहूंगा, और वो ये है कि आपके और गुप्ता एंटरप्राइजेस के बीच जो दुश्मनी है, बेहतर होगा उसे सिर्फ अपने तक रखिए, क्योंकि इसका असर मेरे काम पर पड़े ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। धरतवाल साहब ने आद्वित की बात सुनी और बिना कुछ कहे उसके कैबिन से बाहर चले गए। थोड़ी ही देर में आद्वित भी ऑफिस से एक मीटिंग के लिए चला गया। वहीं दूसरी तरफ रेवती सदन में कीशा के रूम में इस वक्त हर्ष ने कीशा के दोनों हाथ पकड़कर उसे दीवार से सटा रखा था और उसके होठों को बुरी घूरते हुए उसकी तरफ झुक रहा था। कीशा इस वक्त गुस्से भरी नजरों से उसे घूरते हुए अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वहीं हर्ष झुकते हुए उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आ चुका था। हर्ष के होंठ जैसे ही कीशा के होठों को छूने को हुए, कीशा ने अपनी जूती से हर्ष के पैर की छोटी उंगली जोर से दबा दी, जिससे हर्ष रुक गया और दर्द से उसकी पकड़ ढीली हो गई। कीशा ने झटके से अपने हाथ छुड़ाए और हर्ष का कॉलर पकड़ के उसका सिर दीवार से लगा दिया। हर्ष को अचानक रियलाइज हुआ वो क्या करने जा रहा था और वो अपना सर पकड़ के बैठ गया। क्या हुआ हर्ष, क्या कर रहा था तू? ये तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि शादी से पहले स्टे अवे फ्रॉम मी, और अभी ये मेरे साथ तू क्या तू छोड़ क्यों कर रहा था, बताएगा? कीशा गुस्से से उस पर चिल्लाई। तभी हर्ष ने भी थोड़ा तेज आवाज में कहा, हाँ तो कब से सुन रहा हूँ सर्वेश, ये सर्वेश वो। और तो ऋषु क्या कह रही थी, तू और सर्वेश बहुत अच्छे लगते हैं साथ में, और न जाने क्या क्या जब से वो आया है। श्रवु, श्रवु, मुझको अग्नौ मार रही है तू? अभी तेरे लिए तेरा श्रवु ही सब कुछ है, तो मेरा क्या काम है यहाँ? मैं तो रिप्लेस्ड कैरेक्टर हूँ ना तेरी लाइफ में। हर्ष गुस्से से पागल होता हुआ एक ही सांस में सब बोल गया था। वहीं उसकी आवाज भी काफी तेज थी। हालांकि घर के ज्यादातर लोग दूसरी तरफ थे, मगर कोई था जो दरवाजे के पास खड़ा हर्ष की सारी बातें सुन चुका था। वहीं हर्ष की बातें सुनने के बाद कीशा तो मानो पागल ही होने वाली थी। कीशा ने अपनी गर्दन धीरे से हिला दी, रिप्लेस्ड कैरेक्टर। कीशा के मुंह से थकी हुई सी आवाज निकली, फिर चीखती हुई वो हर्ष से वापस बोली, रिप्लेस्ड कैरेक्टर? हर्ष, किसने बोला तेरे को रिप्लेस्ड कैरेक्टर? नहीं, बता मुझे किसने? उद्धरण चिन्ह। हर्ष ने चिल्लाकर कहा, तूने। कीशा, तूने कहा मेरे को प्लेस्ड कैरेक्टर? तू ही कह रही थी ना सर्वेश से। सर्वेश तू चला गया था, मेरी तो लाइफ ही खत्म हो गई थी,
फिर हर्ष आ गया, उसने तेरी जगह ले ली। सिंपल। कुल मिला के हर्ष ओझा मिस कीशा गुप्ता के लिए एक रिप्लेस्ड कैरेक्टर रहा है और आगे भी रहेगा। हर्ष गुस्से में कीशा के सामने जो मन में आ रहा था बके जा रहा था। वहीं महाशिवरात्रि के व्रत के चलते कीशा सुबह से भूखी थी, यहाँ तक कि उसने एक बूंद पानी तक नहीं पिया था, जिस वजह से हर्ष का चीखना चिल्लाना, इस सब से उसके सर में दर्द होना शुरू हो गया था। हर्ष तू कहाँ की बात को कहाँ लिए जा रहा है? कीशा ने हारी हुई सी आवाज में नम आंखों के साथ कहा। पर हर्ष का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। वो फिलहाल तो ये खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। कीशा, मैं बात को कहीं से कहीं नहीं ले जा रहा है। तू मुझे डबल क्रॉस कर रही है। हर संडे तू मेरे साथ हॉस्पिटल जाती थी, बाकी बच्चों और युवान से मिलने। आज तुझे सर्वेश के साथ जाना है। क्यों? क्योंकि तुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। उद्धरण चिन्ह। फाइन। कीशा उसकी बकवास से तंग आकर जोर से चिल्लाई। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गुलाबी गालों पर आ गए थे। वो हर्ष की बातें न तो और सुन सकती थी, न ही उससे बहस करना चाहती थी। कीशा ने हर्ष को पीछे खींचकर कमरे का दरवाजा खोला, अपने आंसुओं को एक एक करके नाखूनों पर लेकर हर्ष के मुंह पर छिटक दिया। दरवाजे के पीछे से कोई छिपकर अब भी ये सब देख रहा था। हर्ष को कुछ समझ नहीं आया कीशा करना क्या चाहती है। कीशा चिल्लाकर बोली, फाइन है हर्ष, तुझे जो भी लगे, जो मर्जी सोच, मेरी तरफ से भाड़ में जा। जाऊंगी, मैं सर्वेश के साथ जाऊंगी। हॉस्पिटल क्या, मैं हर जगह सर्वेश के साथ जाऊंगी। तू देख बस। उद्धरण चिन्ह। हाँ, तो जा, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हर्ष ने भी बराबर चिल्लाते हुए कहा। कीशा बिना उसकी तरफ देखे चली गई। इतने में किसी ने पीछे से हर्ष का कान पकड़ कर अमेट दिया। कीशा ड्राइंग रूम से होते हुए बाहर की तरफ जा रही थी। उसे गुस्से में देख पीछे से कीर्ति जी ने उसे आवाज लगाई, पर कीशा ने मानो सुना ही नहीं। वो गुस्से से तमतमाई हुई बाहर चली गई। इस कीर्ति जी ने खुद से ही कहा, भगवान ही बचाए हमें इस लड़की के गुस्से से। अब ना जाने क्या हो गया इसे। इधर घर से बाहर निकलते ही कीशा की नजर अपनी बाइक पर पड़ी। रीशा उसकी बाइक से टिक कर फोन पर किसी से बातें कर रही थी। उसके पास आकर कीशा ने उसके सर पर कसकर टीप लगा दी। रीशा अचानक से चौंक गई और कॉल भी डिस्कनेक्ट हो गई। कीशा उस पर चिढ़ते हुए चिल्लाई, तुझे क्या हर वक्त मेरी ही बाइक मिलती है? खड़ी हो जाएगी टिककर, फिर बस घंटों फोन पे लगी रहेगी। तो चीख क्यों रही हो, बोल भी तो सकती थी। युवान से बात कर रही थी मैं। रीशा ने इरिटेट होकर कहा, कीशा हॉस्पिटल जा रही हो? उद्धरण चिन्ह। कीशा ने कहा, हाँ, तो अब तुझे भी कोई प्रॉब्लम है इससे? कीशा, यार भड़क क्यों रही हो? मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि हमने सर्वेश के साथ जाने का प्लान बनाया था, वो भी 5 बजे, और अभी तो सिर्फ 4 ही बजे है। रीशा ने फोन में टाइम देखते हुए कहा। सर्वेश का नाम सुनते ही कीशा और भी ज्यादा इरिटेट हो गई। जो आंसू उसने अब तक दबा रखे थे, आखिर वह उसकी आंखों से निकलकर गिर गए। रुआसी हो कीशा भड़कते हुए बोली, भाड़ में गया सर्वेश, भाड़ में गई तू, और अब भाड़ में जाइए बाइक, बाय। इतना कहकर कीशा पैर पटकती हुई अपनी कार में जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। उसे कीशा का ऐसा बिहेवियर कुछ समझ में नहीं आया। गुस्से में पैर पटकती हुई रीशा घर के अंदर चली गई। मम्मा, रीशा ने कीर्ति जी को आवाज लगाई। कीर्ति जी उस वक्त फ्लावर वाज में लगे फूलों को सेट कर रही थी। क्या हो गया रीशा? कीर्ति जी ने पूछा। रीशा चेयर घुमाकर उनके सामने बैठती हुई फ्रस्ट्रेट होते हुए बोली, होना क्या है, आपकी बेटी पागल हो गई है। कीर्ति जी ने भवे चढ़ाकर मुस्कुराते हुए कहा, फिर क्या करना चाहिए? कीर्ति जी की बात रिपीट करते हुए रीशा ने फिर कहा, क्या करना चाहिए से क्या मतलब है? रुको, मैं बताती हूँ, उसे ना पागल खाने भेज दो, वरना हम सब भी पागल हो जाएंगे। रीशा के इतना कहते ही दोनों माँ बेटी एक साथ हंस पड़ी। मम्मा, वो बेवजह गुस्सा क्यों करती है? रीशा ने मासूम सा मुंह बनाकर कहा। कीशा, कहाँ बेवजह गुस्सा करती है, कह दिया होगा किसी ने कुछ न कुछ, फिर से उसे। इतने में वहां रेवती जी भी आ गई। बिल्कुल सही कहा, हमारी कीशा बेवजह नहीं भड़कती। उसी वक्त लाइफ केयर हॉस्पिटल में आरोही अपने वार्ड में अकेले ही गुमसुम सी बैठी थी। कोमल उसके साथ ही बैठी काफी देर से उसे हंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आरोही खोई खोई सी और उदास थी। तभी उसे अपने वार्ड के बाहर व्हीलचेयर पर एक छोटा बच्चा नजर आया। वो भी लगभग आरोही की ही उम्र का था। व्हीलचेयर पर बैठा वो लड़का रो रोकर नर्स से जिद के रहा था, मुझे मम्मा चाहिए, वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए अब तक, मुझे अभी उनसे बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। 11 युवान, बेटा शांत हो जाए, आपकी मम्मा बस थोड़ी ही देर में आ जाएंगी। नर्स उस बच्चे को समझा रही थी, मुझे उनसे अभी बात करनी है। अभी अभी मतलब अभी, आप उनको फोन करो ना, युवा नर्स से जिद करते हुए बोला। वही बेड पर बैठी आरोही उस बच्चे को देखकर स्माइल करने लगी।
कोमल ने जब ये देखा कि आरोही बड़े ही ध्यान से उस बच्चे को देख रही है, साथ ही आरोही के चेहरे पर एक स्माइल भी है, कोमल ने धीरे से आरोही का सर सहलाते हुए कहने लगी, आरू, क्या देख रही हो आप? उद्धरण चिन्ह। इस पर आरोही ने मासूमियत से कोमल की तरफ देखा, फिर युवान को देखकर कहा, बुई, मुझे उस बॉय के पास जाना है जो वहां पर रो रहा है। युवान, बेटा शांत हो जाए, आपकी मम्मा बस थोड़ी ही देर में आ जाएंगी। नर्स उस बच्चे को समझा रही थी। मुझे उनसे अभी बात करनी है। अभी अभी मतलब अभी, आप उनको फोन करो ना, युवान नर्स से जिद करते हुए बोला। वही बेड पर बैठी आरोही उस बच्चे को देखकर स्माइल करने लगी। कोमल ने जब ये देखा कि आरोही बड़े ही ध्यान से उस बच्चे को देख रही है, साथ ही आरोही के चेहरे पर एक स्माइल भी है, उसने धीरे से आरोही के सर पर हाथ सहलाते हुए कहने लगी, आरू, क्या देख रही हो आप? उद्धरण चिन्ह। इस पर आरोही ने मासूमियत से कोमल की तरफ देखा, फिर युवान को देखकर कहा, बुई, मुझे उस बॉय के पास जाना है जो वहां पर रो रहा है। कोमल को उसकी बात थोड़ी अजीब लगी। आरोही जल्दी जल्दी किसी से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करती। उसने वापस आरोही से कहा, आपको उस बच्चे से क्यों मिलना है, आरू? उसके सवाल से आरोही का मुंह बन गया। आरोही ने बस अपनी बात रिपीट की, मुझे मुझे उस बॉय के पास जाना है, बस। इस बार थोड़ा जोर डालते हुए। इस पर कोमल ने फिर कुछ नहीं कहा और नर्स के पास आ गई। नर्स इस वक्त फोन पर बात कर रही थी, मैम आप प्लीज जल्दी आइए, युवान बहुत रो रहा है। इस पर फोन की दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई, मैं थोड़ी ही देर में हॉस्पिटल पहुंच रही हूँ, आप युवान से मेरी बात करा दीजिए। फोन लाउडस्पीकर पर था इसलिए युवान ने भी ये बात सुन ली थी। युवान ने अपने हाथ फोल्ड करके गुस्से से कहा, नहीं मम्मा, मैं आपसे बात अभी करूंगा जब आप यहाँ आओगी, वरना कट्टी। ओके मेरे एंग्री बर्ड, आप मम्मा की पनिशमेंट डिसाइड रखो, मम्मा बस अभी आए, जिग जैग जूम। दूसरी तरफ से इतनी आवाज आए और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। इसके नर्स ने युवान को देखकर कहा, अब तो खुश आ रही हैं आपकी मम्मा, जिग जैग जूम। तभी नर्स की नजर कोमल पर पड़ी, जो पास ही खड़ी ये सब देख रही थी। कोमल के पीछे से आरोही भी ये सब नोटिस कर रही थी और मन ही मन अपनी मम्मा के बारे में सोच रही थी, मेरी भी तो मम्मा होंगी, वो कहाँ है, और मेरी मम्मा तो मुझसे मिलने नहीं आती, और पप्पा, वो भी मेरे पास नहीं रुकते। आरोही इतना सोचते हुए उदास सी होकर सिर झुकाकर बैठ गई। तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी, हे तुम वही हो ना, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें वो बलून्स नहीं दे पाया। ये आवाज सुनते ही आरोही ने सर उठाकर सामने देखा तो वो बच्चा यानी युवान अपनी व्हीलचेयर पर आरोही के सामने बैठा हुआ था। युवान को देखते ही आरोही के फेस पर खुशी और उदासी के मिले जुले से भाव आ गई। कोमल इस वक्त युवान ने जो कहा उसके बारे में सोच रही थी, बलून्स कौन से? क्या आरू इस बच्चे से पहले भी मिली है? अगर मिली भी है तो कब? कोमल ने मन ही मन सोचा पर कुछ कहा नहीं। इतने में कोमल को एक फोन कॉल आ गया। कोमल अपना फोन लेकर वार्ड से बाहर चली गई। आरोही ने युवान को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसके पैरों में प्लास्टर देखकर उदासी के साथ अपनी कमजोर आवाज में कहा, ये चोट तुम्हें मेरी वजह से लगी है ना? इस पर युवान ने अपनी आंखें छोटी छोटी कर ली, तुम्हारी वजह से नहीं तो? ये तो इसलिए हुआ क्योंकि बलून्स इतने सारे थे कि मुझे वो गाड़ी दिखी ही नहीं। फिर इसमें तुम्हारी क्या गलती? उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ कीशा रोड पर तेजी से ड्राइव कर रही थी, कुछ गुस्से में और कुछ हॉस्पिटल पहुंचने की जल्दी में। हर्ष की बातें अब भी उसके कान में बज रही थी। कीशा कितना भी खुद को काम रखने की कोशिश कर रही हो, मगर उसके दिलो दिमाग से हर्ष की वो बातें जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कीशा लगभग आधे घंटे से वो सब भूलने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर पहले बच्चों के लिए शॉपिंग करते हुए भी उसके जहन से हर्ष का ख्याल जा ही नहीं रहा था। कीशा ने खुद को समझाने की कोशिश की, अभी के लिए बस हॉस्पिटल के बच्चों के बारे में सोच। कीशा भाड़ में गया वो हर्ष का बच्चा, जाने क्या समझता है खुद को। कीशा इतना कहकर सामने देखते हुए ड्राइव करने लगी कि तभी उसके मोबाइल फोन पर एक कॉल आ गया। फोन की तरफ देखते ही कीशा का मूड खराब हो गया। ये कॉल सर्वेश का था। कीशा ने कॉल इग्नोर कर दिया, लेकिन उसका फोन लगातार वाइब्रेट कर रहा था। सर्वेश की कॉल्स ने कीशा को एक बार फिर वही सारी बातें याद दिला दी। कीशा एक पल के लिए फोन उठाकर साइलेंट किया और दोबारा गाड़ी के सामने देखते ही अचानक उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और उसने अचानक से ब्रेक लगाया। दूसरी तरफ रेवती सदन में रीशा और कीर्ति जी के बीच की बातें सुन रेवती जी वहां आ गई। कीशा बेवजह गुस्सा नहीं कर रही है, वो तो ये बेवकूफ है जिसने मेरी कीशा को परेशान किया, उसे नाराज कर दिया। रेवती जी ने हर्ष की तरफ इशारा करके कहा। इस पर रीशा अपनी जगह से उठकर रेवती जी से बोली, दादी ये बेचारा क्या उसे परेशान करेगा, कीशा खुद सबसे पंगे लेती रहती है, आप लोगों ने बस अपनी पोती को सर पर बिठा रखा है। रीशा के लिए तो हर्ष मानो कभी गलत हो ही नहीं सकता। रीशा की बात सुनकर रेवती जी ने कहा, तू चुप कर, ये जो हर्ष है ना, इसे लगता है कि हमारी कीशा सर्वेश से प्यार करती है, और मुझे लगता है इसमें ये गलत क्या सोचता है।
वैसे भी हम सर्वेश के रिश्ते के लिए हाँ तो करने ही वाले थे। ये सुन कीर्ति जी, रीशा और हर्ष तीनों ही थोड़े हैरान हो गए। कीर्ति जी ने सोचा, सर्वेश का रिश्ता तो रीशा के लिए आया है, फिर माँ। तभी रेवती जी कीर्ति जी को देख धीरे से आंख मार दी। कीर्ति जी उनका मतलब समझ गई। दरअसल घर में सभी चाहते हैं कि हर्ष और कीशा खुद एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये बात सभी जानते थे कि कीशा और किसी से तो शादी करने वाली है नहीं। हर्ष की तरह उसे कोई नहीं समझता, और शायद उसके सच को हर्ष ही है जो पूरी तरह एक्सेप्ट करता है। कीर्ति जी मन ही मन ये सब सोच रही थी। हर्ष ने सोचा, कीशा की शादी सर्वेश से, ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? कीशा की शादी सर्वेश से हुई तो मेरा क्या? कहीं कीशा इस बारे में पहले से ही तो नहीं जानती? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कीशा, वो मुझसे प्यार करती है। इस वक्त हर्ष पूरा कंफ्यूज हो चुका था। उसे अभी सिर्फ कीशा और अपने रिश्ते की फिक्र थी। कीशा की शादी और किसी से, ये नहीं हो सकता। मेरा और श्रेया का प्लान फ्लॉप होकर रह जाएगा। हर्ष को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं रीशा ने जो कुछ सुना उसे ही सच मानकर फौरन खुशी के साथ कहा, ये तो अच्छी बात है। वैसे भी दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते समझते हैं, कितना अच्छा रहेगा ना। रीशा ने जैसे इतना कहा, उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, क्या अच्छा रहेगा? रीशा ने मुड़कर देखा तो पीछे नीलेश जी खड़े थे। रीशा ने झट से कहा, सर्वेश और कीशा की शादी। इतना सुनते ही नीलेश जी के माथे पर एक शिकन आ गई। वो कुछ कहने को हुए तो रेवती जी ने हर्ष की तरफ इशारा करके दोबारा एक एक आंख मारी। नीलेश जी भी समझ गए कि रेवती जी क्या करना चाह रही हैं। हाँ, ये सच बहुत अच्छा रहेगा। दोनों बच्चे एक दूसरे को जानते समझते हैं। हमारी बिटिया के लिए सर्वेश एक अच्छा जीवन साथी साबित होगा। शाम को कीशा के घर आने के बाद हम इस बारे में ठीक से बात करेंगे। नीलेश जी ने अपनी राय दी। तभी एक कार आकर रेवती सदन के बाहर आकर रुकी और एक हॉर्न की आवाज सुनाई। रीशा खुशी से उछल पड़ी, सर्वेश आया है, मुझे पिक करने हमें उसके साथ हॉस्पिटल जाना था ना। मैं जाऊं बिकॉज मुझे भी युवान से भी मिलना है, और मैडम तो मुझे अपने साथ ले नहीं गई, सो मैं जाऊं पापा? उद्धरण चिन्ह। नीलेश जी ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया। रीशा दौड़कर सर्वेश की कार की तरफ आई। सर्वेश ने उतरकर कार का दरवाजा खोला। रीशा कार के अंदर बैठ गई। वहीं सर्वेश अब भी दरवाजा खोलकर बाहर ही खड़ा था। ये देख रीशा समझ गई कि सर्वेश कीशा की राह देख रहा है। रीशा ने सर्वेश को देखकर अपना गला साफ करते हुए कहा, कीशा का वेट कर रहे हैं सर्वेश आप? वो नहीं आएगी। इस पर सर्वेश कंफ्यूज हो गया। नहीं आएगी मतलब? सर्वेश ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। तभी रीशा ने हंसते हुए कहा, अरे आप तो परेशान हो गए सर्वेश। नहीं आएगी से मेरा मतलब था कि वो हमें डायरेक्ट हॉस्पिटल में ही मिलेगी, क्योंकि वो पहले ही जा चुकी हैं। रीशा की बात सुनकर सर्वेश कार में बैठ गया और ड्राइवर से गाड़ी स्टार्ट करने को कहा। दैट्स वाई वो फोन भी नहीं उठा रही थी, सर्वेश ने मन ही मन सोचा। सर्वेश थोड़ा उदास होकर कार में बैठा था। तभी रीशा ने कहा, वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस सर्वेश। किस लिए भला? सर्वेश ने रीशा पूछा। आपकी और कीशा की शादी के लिए। अब आपने तो बताया नहीं कि आपकी फैमिली हमारे घर कीशा के लिए रिश्ता लेकर आए। पर मुझे तो पता चल गया, रीशा ने चाहते हुए कहा। ये सुन सर्वेश को अचानक उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। आप श्योर हैं? आई मीन खुद अभी आपसे पता चल रहा है? माँ पापा ने मुझे बताया ही नहीं, सर्वेश ने कहा। ओ मतलब मेरी एक्साइटमेंट में मैंने अंकल आंटी का सरप्राइज खराब कर दिया। मम्मा पापा भी कीशा से इस बारे में शाम को बात करने वाले हैं, रीशा ने कहा। उसकी बातें सुन के बाद सर्वेश मानो खुशी से झूमना चाहता था। वो तो हमेशा से कीशा को पसंद करता था। दूसरी तरफ कीशा की कार से इस वक्त एक ब्लैक कार को ठोकर लग गई थी। सर्वेश का कॉल साइलेंट करते हुए कीशा एक्सीलेटर से अपना पैर हटाना भूल ही गई थी। कीशा ने कसकर अपने माथे पर थपकी मारी और कार साइड में लगाकर कार से उतर गई। उस बड़ी सी ब्लैक कार से फौरन एक ड्राइवर उतरकर पीछे आया और बैक सीट का दरवाजा खोला। कार से इस बार ब्लैक टेलर सूट में एक आदमी बाहर आया। कीशा की नजरें कार के बैक साइड पर थी और वो ध्यान से देख रही थी कि कहीं उस कार पर कोई डेंट नहीं आया हो। इतने में उस आदमी ने कीशा को देखकर कहा, तो मैडम आप गिरने गिराने के अलावा सड़क पर गाड़ियां ठोकने का भी शौक रखती हैं? कीशा को ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। उसने भवे सिकुड़कर अपना सिर उठाकर सामने देखा था तो उसकी आंखें गुस्से से भर गई और कोई नहीं, अद्वित रॉय कपूर था।